कर रही हो? हाँ। ठीक है जी, वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज हमारे जानने की साथ कोशिश करेंगे कि हमारे साथ अभी यहाँ हुआ क्या है, कौन गुजरा। हो जाता है लाइव सेट है, कोई भी आ जाता है। एनीवेज जी, मेकअप आर्टिस्ट थे हमारे, गुजर गए। मतलब हाँ। मुझे भी, मेरे भी औसान खता हो गए थे कि ये किसने खता कर दी है। हो जाता है। एनीवेज जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे कार्टूनिस्ट मज़हर शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आप सुनाएं, आप ठीक-ठाक। कैसे हैं? मैं हमेशा की तरह बहुत अच्छा और बहुत प्यारा। चले और जबरदस्त। आज कार्टून बहुत प्यारा बन रहा है। आप देखिएगा कि चलें, आज अब उसके- मदर शहजाद के कमालात देखिए। चलें, बस ठीक है फिर जी, आप कार्टून बनाना शुरू करें carry on। और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है अर्बनाइजेशन नहीं के नहीं हवाले नहीं, से। उससे पहले, अर्बनाइजेशन से पहले ज़रियाब हमें बात ये करनी है कि बहुत से ऐसे मुल्क और बहुत से अच्छा, ऐसे अच्छा, खूबसूरत अच्छा, शहर ओके। जिसमें हम देखते हैं कि टूरिज्म को प्रमोट इस तरीके से किया जाता है कि टूरिस्ट को फैसिलिटेट किया जाता है। कोई एग्जांपल कोट करें, कैसे? मतलब आप फोटोग्राफी के थ्रू भी कर ओके। सकते हैं, आप लोगों को ट्रिप प्लान्स करके भी लेकर जा सकते हैं, इसके अलावा डिफरेंट आइडियोलॉजीज के साथ आप उसको कर सकते हैं। लेकिन इस्लामाबाद में और दीगर सूबों में भी एक मंसूबा शुरू किया Yes. गया, वो था डबल डेकर बस के हवाले से, Yes. कि डबल डेकर बस पर बैठाकर आपको शहर की बहुत खूबसूरत मकामात का आपको दौरा करवाया जा सकता है, आपका विजिट प्लान किया जा सकता है। और आपको पता है कितने इकोनॉमिकल है ये? जस्ट इन 400 रुपीज, मतलब 400 रुपए में आप पूरा इस्लामाबाद घूम सकते हैं। मैंने फैसल घूमा है। मस्जिद- हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ही की तरफ आ रही हूँ। फैसल मस्जिद जा सकते हैं और इसके अलावा शक्करपड़ियाँ जा Yes, सकते हैं और लोक विरसा जा लोक सकते विरसा- हैं। हाँ भाई, आप ही बताएंगे क्योंकि आप घूम कर आ रहे हैं। बस फिर देखिए कि क्या कहाँ कहाँ बस लेकर जाएगी, और बता तो चुकी है 400 रुपए में। यूं तो है मेरा पूरा पाकिस्तान बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत, लेकिन जो बात इस्लामाबाद की है वो किसी और शहर की नहीं है। दुनिया भर से लोग देखने आते हैं प्यारा इस्लामाबाद। जो पाकिस्तान में बसने वाले हमारे प्यारे पाकिस्तानी हैं, ख्वाहिश उनकी भी यही होती है कि जाना है इस्लामाबाद, मगला हिल्स पर भी और बहुत सी और लोकेशंस पर देखना है इस्लामाबाद को। लेकिन अक्सर होता ये है कि सिर्फ इस वजह से प्लान कैंसिल कर दिया जाता है कि भैया पैसे बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आपने पैसे बचाने हैं और इस्लामाबाद को एक्सप्लोर करना है, इस्लामाबाद घूमना फिरना है। जहां से भी आप आएंगे कम पैसों में इस्लामाबाद को आपने एक्सप्लोर करते चले जाना है। आज हम बात इस बस की करेंगे। ये है साइट सीइंग ट्विन सिटी डबल डेकर बस सर्विस, और ये यूं तो सितंबर से चल रही है, लेकिन आज कुछ बात अलग सी है। वो क्या है आपको अंदर चल के बताऊंगा। जरा आइए मेरे साथ देखते हैं कितनी कंफर्टेबल एंड लग्जरियस ये बस सर्विस है। आ चुके हैं हम अंदर, एसीज ऑन, ठंडी ठंडी सी बस। अगर गर्मी का मौसम भी हो तब भी आप अंदर बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। यूं तो इस्लामाबाद का मौसम बड़ा प्यारा है, अक्सर बारिश हो जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। तब करना है क्या? तब जाना है ऊपर। लेकिन ऊपर जाने से पहले चूंकि लगे हैं यहाँ पर गुब्बारे, आप भी सोच रहे होंगे ये लगे हैं क्यों? क्योंकि एक स्टॉप ऐड हो गया है। सेंटोरस मॉल से भी अब लोगों को पिक किया जाएगा, उसके बाद घूम फिर सकते हैं। कौन कौन से स्टॉप्स हैं, कितने पैसों में जा सकते हैं, और काके बच्चे फ्री हैं या नहीं, इसकी बात करेंगे। आइए मेरे साथ जरा ऊपर चलते हैं। यानी अगर हो रहा है मौसम बड़ा सुहाना, दिल हो रहा है आपका दीवाना, गुनगुनाना चाहते हैं इस्लामाबाद को आपने इस तरह तरीके से एंजॉय करना है कि जरा बैठना है आपने ओपन एयर, तो आज चुके हैं हम ऊपर वाली मंजिल में। डबल डेकर बस है, यही तो इसका मजा है कि आप एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना खूबसूरत इस्लामाबाद है, और मौसम को भी ज़रा फील कर सकते हैं। तो जनाब ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा नशिस्तें हैं, 49 सीट्स हैं, 49 पैसेंजर सिर्फ ऊपर बैठ सकते हैं और कुछ पैसेंजर्स नीचे। तो जनाब अब ज़रा बात करते हैं कि अगर हो जाए बारिश तो फिर करना है क्या? आइए मेरे साथ। अगर हो जाएगी बारिश तो फिर ये छत आगे आ जाएगी, साइड से फिर भी खुली रहेगी, तो हल्की हल्की सी फुहार, इसको एंजॉय भी कर सकते हैं आप और एंजॉय कर सकते हैं नज़ारे। आप ज़रा बताते हैं आपको कि कितने पैसे लगेंगे। तो जनाब सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये, दैट्स इट। 400 रुपये में आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद, ज़्यादा लोकेशन इस्लामाबाद की हैं कि जहाँ पर आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं। टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब और मॉल से के वसातत के साथ हमने ये एक साइट सीइंग बस सर्विस शुरू की है। और जैसा कि आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पहले ही बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है
टूरिज़म को डेवलपमेंट करने के लिए तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट ने मिल के अपना एक टर्निंग अ न्यू पेज और इसमें पूरा इस्लामाबाद को साइट सीइंग दिया जाएगा पब्लिक को, और इसका पिकअप पॉइंट जो है वही मॉल रखा गया है। और वहाँ से आपको पता है कि लोग कहते हैं कि जो इस्लामाबाद को जितना ऊपर से देखा जाए उसकी ब्यूटी और उसकी जो सीनिक व्यूज़ हैं उसको ज़्यादा इंसान उससे ज़्यादा महसूस हो सकता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का बहुत विजन है टूरिज़म के ऊपर। हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारे जनरल मैनेजर्स, उनका बहुत ज़्यादा फोकस है प्रमोशन फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज़म इन पंजाब एंड ऑल ओवर इन पाकिस्तान, जिसमें हमारी जो बस सर्विस है, ये जो हम इस्लामाबाद ट्रिप्स लेके आते हैं, लोग यहाँ पे मॉल में आते हैं, उनके फैसिलिटेट किया कि जो लोग इस्लामाबाद से पिंडी नहीं जा सकते उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ प्रोवाइड की गई है, जिसमें हम इस्लामाबाद मैनेजमेंट के सेंटोरस मॉल के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसको काफ़ी कामयाब हम बनाएंगे। सेंटोरस मॉल में हम एक बुकिंग ऑफिस बना रहे हैं जो यहाँ से लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें। वापिस हुए, बड़ा घूम फिर कर आए आप, लेकिन बड़ा मजा आया देखने में। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी हो रहा है कि आप अकेले क्यों गए, बच्चे क्यों नहीं गई आपके साथ? हाँ, बच्चे नहीं गए थे, वैसे बच्चे जाने चाहिए थे क्योंकि बच्चे तो वैसे ही फ्री थे। 4 साल से कम जो बच्चे हैं उनका टिकट नहीं था, वो फ्री था। अरे जबरदस्त। चलिए, इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ है कि जो पेरेंट्स जाना चाहते हैं और अगर फैमिली इकट्ठी होकर जाना चाहे तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाएं। टिकट्स उनके फ्री है, 400 रुपए पे आप चले जाएंगे। लेकिन एक बात और है, अगर आप कहें 4 बच्चे तो 2 बच्चों का फ्री है, 2 के पैसे देने पड़ेंगे। चले ठीक है। बच्चे 2 ही अच्छे, इसीलिए कहा था कि 2 बच्चे मुफ्त आप लेके जा सकते हैं। चलिए, मतलब 800 रुपए आपका वहां से बच जाएगा। लेकिन फिर भी अपने ये ट्रिप जरूर प्लान कीजिए, थोड़ा सा हेल्दी ट्रिप है। वैसे भी माशाल्लाह इस्लामाबाद में तो सब्जा ही बहुत है ना, तो वो एक आपको अलग सी फ्रेशनेस देता है। लेकिन जहां पर हम इस ट्रिप बस की बात करें ना, वहीं पर बदकिस्मती हमारे कुछ उन शहरों की भी आ जाती हैं जो कि सूबे सिंध में वाक़ हैं, और इतना बड़ा शहर होने के बावजूद वहां पर यहाँ तो घूमने फिरने के लिए बस दस्तयाब है, लेकिन वहां पर लोगों के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं। बिल्कुल, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। वहाँ तो ऐलान करते हैं कि बस सर्विस आएगी, 11 बसेस कई साल बाद आती हैं, वो भी गायब हो जाती हैं। तो ये है कराची की सिचुएशन। लेकिन इसी तरह जो भी बड़ा शहर होता है वहाँ पर हम यही देखते हैं कि वहाँ वसाइल की कमी होती है, वहाँ पर मुश्किलात होती हैं, वहाँ पर परेशानियाँ होती हैं। कहीं पर पानी का मसला होता है, कहीं पर ट्रांसपोर्ट का इशू होता है, बेहंगम ट्रैफिक होती है। तो इस तरह बहुत से इशूज़ होते हैं। बात आज हम इसकी क्यों कर रहे हैं? चूँकि आज हमने बात करनी है जो नकल मकानी की जाती है, उसका एक जो बुनियादी जो कहना चाहिए कि वजह है, वो तो ज़ाहिर है इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो होती हैं कि इंसान जाता है किसी और शहर में कि कमाएगा, वहाँ जाकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा। लेकिन जब आप देहात से, छोटे शहरों से बड़े शहर ये सोच कर जाते हैं, ये ख्वाब देख कर जाते हैं कि सिर्फ कमाने जाना है, तो सवाल यह है कि वो बड़ा शहर कब तक बोझ बर्दाश्त कर पाएगा? वो बड़ा शहर, वहां पर जो लोग जाते ही जाएंगे और वो जो शहर है वो वर्टिकली ग्रोथ करता चला जाएगा, तो कब तक ये और यही वजह है कि जब हम लोग इन बड़े शहरों का रुख करते हैं तो वहां पर हमें मकान कम और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ज्यादा नजर आती हैं, कि जो कि कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। मतलब एक फ्लोर पर आपको वहां पर कराची में बिलखुसूस अगर मैं बात करूं तो 2 फ्लैट वाली बिल्डिंग से लेकर ना आपको 10 फ्लैट्स वाली बिल्डिंग मिलेगी, और तकरीबन 15 16 मंजिलें एग्जैक्टली। कराची कंक्रीट का जंगल है, वहां पे कोई दरख्त हमें नजर आता नहीं है, नजर आता है तो कंक्रीट का जंगल। आज हमारा टॉपिक है अर्बनाइजेशन। टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं वो कब तक ये बोझ बर्दाश्त करेंगे? क्या पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल है और क्या हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं? इस इशू पर आज हमें ज्वाइन करेंगे अर्बन प्लानर हैं आरिफ हसन साहब फ्रॉम कराची, ज्वाइन कर रहे हैं हमें। सर, आपको भी वेलकम कहेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपकी तरफ हम आएँ, मारिया ने एक रिपोर्ट तैयार की है, हमारी टीम मेंबर है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शहरों की जानिब नकल मकानी एक ऐसा अमल है जिसके तहत आबादी देहातों से शहरी इलाकों में मुंतकिल होती है, जिससे शहरों की आबादी में इजाफा होता है। अर्बनाइजेशन की बुनियादी वजह देहातों में बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तयाबी है और शहरों में रोजगार के बेहतर मौके भी हैं। तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता दुनिया में अर्बनाइजेशन बहुत आम है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में समाजी और माशी फ़वाइद जैसा कि बेहतर तालीम, सेहत, सफाई सुथराई, रिहाइश, कारोबारी मौके और नकलो हमल की बेहतरीन सहूलतें हैं।
गांव और कस्बात नज़रअंदाज हो रहे हैं, उसी तेज़ी से शहरों के फैलाव का मसनूई अमल जारी है, जिससे माशरती तवाज़ुन बिगड़ता जा रहा है। ज़राअत को अब एक नए अंदाज से देखने की ज़रूरत है। हम बड़े शहरों पर मेहनत करते हैं और इन्हीं को आला मेयारी बनाने पर अपनी तवानाई, वक्त और वसाइल सर्फ करते हैं, जिससे नज़रअंदाज होने के सबब देहात और कस्बात के लोग हिजरत पर मजबूर होते जाते हैं। दुनिया की 50% आबादी शहरों में रहती है। शहरों में जदीद कारी की वजह से एक से बढ़कर एक तिब्बी सहूलत दस्तयाब होती है। शहरों की तरफ नकल मकानी रोकने के लिए नई राहें तलाश करना जरूरी है। ये हो सकता है कि हम छोटे शहरों और कस्बों को जदीद सहूलियात से आरास्ता करें और बड़े शहरों की तरक्की पर इसरार ना करें। रिपोर्ट आपने देखी। आरिफ साहब, ये रिपोर्ट तो हमने तैयार की थी, थोड़ा सा मैं आपसे जानना ही चाह रहा हूँ, चूँकि आज हमने इंट्रो में भी बात कराची की है। सवाल तो ये है सर, कराची बड़ा शहर है, कराची वो शहर है जो नज़रअंदाज किया गया है, कराची वो शहर है जहाँ पर हम देखते हैं कि वसाइल का मसला रहा है। सर, कब तक कराची ये बोझ बर्दाश्त कर पाएगा, या हम ये कहने के लिए हक बजाने में कराची इज़ ऑन अ वर्ज टू कोलैप्स? सर, आपको आवाज आ रही है? आरिफ साहब, आप हमें शायद कोई टेक्निकल इशू है, शायद हमें सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए, जब तक वो हमसे राब्ता दोबारा से बहाल होते हैं, हम देखते हैं कि इसी कितना point पर- हमारा मजहर साहब का काम हो चुका हाँ, है। मजहर ये साहब, टॉपिक आज यही है। अर्बनाइजेशन पे क्या कर रहे हैं आप और कहाँ तक पहुंचे? चलिए, मैं जरा विजिट करके आती हूँ चलें, तब तक। प्लीज जी। ठीक है, जैसे ही फिर आरिफ साहब आप आते हैं तो ठीक मेरी तरफ से आप हाय हेलो और उन्हें ठीक लुक है, ले ठीक है। लीजिएगा। जरा आप जा रही हैं कार्टून देखने के लिए। देखने के लिए अच्छा, मैं ऐसा शीशा बना रहा हूँ जो एक थोड़ा सा तरफ- सिर्फ हो जाए मजहर साहब, जी, ताकि जी। लोग ये कार्टून जो में देख एक सकें। तरफ गांव है और एक तरफ शहर। अभी मैं दिखाना चाहता हूँ कि शहरों पे किस तरह दबाव है कि देहातों से लोग शहर की तरफ आ। जब आप देहातों को सहूलतें देंगे, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनेगी। मतलब देहात से मुराद है कि टाउन जो हैं, जैसे जब मैं समझता हूँ कि चकवाल है या इस तरह के हैं, उस पर वहाँ पे टाउन प्लानर और बनाएं, यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, वहाँ पे हॉस्पिटल बनाएं, ताकि लोगों को और फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, ताकि लोग शहर की तरफ रुझान ना करें। जब शहर में आते हैं तो मसाइल पैदा होते हैं। आप देख लें कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद अब रवात की तरफ बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ चक्री की तरफ बढ़ता जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहरों को एक हद तक रखें, उसका फैलाव ना करें। कराची इस वक्त पिपरी से लेकर नॉर्थ नाज़िमाबाद तक 105 किलोमीटर फैला हुआ है। और सर, वो हैदराबाद के करीब पहुंच गए। जी, पहुंच गया। और उसमें बड़े नुकसानात हो रहे हैं कि उसमें क्रिमिनल लोग भी फिर आपको पता है आ जाते हैं और वो यहाँ से वारदात करके दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर सबसे जो बड़ा मसला होता क्योंकि है, हुदूद जो है दूसरे शहरों से उसकी जुड़ना शुरू हो गई है, तो एग्जिट लेना उन क्रिमिनल्स के लिए बहुत आसान हो जाता है। जनाब, जो सबसे तकलीफ दह बात यह है कि फिर उसको मैनेज करना। अब कराची को 4 जिलों में तकसीम किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी मैनेज करना, और फिर आपको पता है वहाँ की हुकूमत तो माशाल्लाह वैसे ही। और वैसे भी फिर जब हम लोग बात करते हैं, अभी भी हम लोग बात करते हैं अर्बनाइजेशन के हवाले से, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के हवाले थे, बसों के ना होने की बात कर रहे थे, तो 18वीं तरमीम के बाद ये जो इख्तियारात हैं ये सूबाई सतह पर सूबों को फ्राहम कर दिए गए। लेकिन इसके बावजूद जब इस किस्म की बातें आती हैं तो कहा यह जाता है कि जो सिचुएशन है वो खराब हो रही है और बार बार विफाक की तरफ उंगलियां लेकर जाया जाता है। और फिर विफाक मदद करता है। हाँ। अब ग्रीन बस सर्विस को आप देख लें, वो Exactly. विफाक का प्रोजेक्ट है, विफाक उसको लीड कर रहा है। हालांकि जब तक वो मामला सिंध के पास थे, हमें डिलेज नजर आए। पहले तो मामला ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर विफाक कंप्लीट करेगा, हवाले करेगा सिंध के, और बसेस सिंध हुकूमत की तरफ से आएंगे। लेकिन अब चूंकि मामला ये कि विफाक ने कहा सब कुछ हम खुद करेंगे, और असद उमर साहब ने तो इससे मुतालिक ऐलान भी किया था कि दिस मंथ अगस्त 2021 बसेस आ जाएंगी। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि बसेस आएंगी, चूंकि वाकई वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। वो ज़ाहिर है वो टावर तक जाना है, वो अभी तक सिर्फ नुमाइश तक पहुंचा है, लेकिन हम उसमें देखते हैं वहां पे बस स्टॉप्स बन चुके हैं। तो अब बसेस कब आएंगी, बसेस कब चलेंगी, इसका इंतजार कराची वालों को है। और हर बड़े शहर का मसला होता है। अच्छा, कराची वालों का एक शिकवा भी होता है, कराची वालों का एक सवाल भी होता है, पेशावर में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में मेट्रो है, तो हमारे पास क्यों नहीं है? मुल्तान में भी है, हमारे पास नहीं है। तो लेकिन वहां पर भी ऑरेंज है। मेट्रो बस सर्विस के हवाले से बात की जाती रही है, लेकिन वहां की गवर्नमेंट की ये कह रही है प्रायोरिटीज में शामिल नहीं है, ये कुछ किसी और तरीके से वो बात करते हैं। अंदाजा इस बात से लगाइए जरिए, आपके एक बार ऐलान किया था कि पीपल्स बस सर्विस आएगी, ये पता नहीं हजारों बसेस होंगी। फिर वो नासिर साहब ने सैकड़ों पे बात की, वो 11 बसेस आई थी,
وہ بھی غائب ہو چکی ہیں, وہ نہیں ہے سڑکوں پر. مطلب ایسا ہی آپ نے اعلان کیا بسز کیا دی اور بسز غائب ہو گئی, اس کے بعد لوگ پھر دیکھتے ہیں آپ کی جانب مطلب کہ اتنا بڑا مطلب ایک شہر جس کی آبادی کروڑوں میں ہے اور وہاں پر ٹرانسپورٹ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. مطلب اس شہر سے ہم یہ امید رکھیں کہ وہاں پہ کہ ٹرپ بزنسز چلیں گی, وہاں پہ اس قسم کے جس طرح سے ڈبل ڈیکر بسیں جس میں سے آپ سیر کر آ رہے ہیں, صبح پنجاب میں اس چیز کا وہ آغاز ڈبل کیا ڈیکر گیا بس اگر وہاں جائے گی نا تو وہ 1 انچ بھی آگے نہیں جا پائے گی, جو حالات ہیں. کیونکہ لوگ خوشی اور تعجب کے ساتھ دیکھیں گے اچھا پبلک ٹرانسپورٹ یہاں پر بھی آ سکتی ہے, کوئی سرکاری منصوبہ کراچی میں بھی لگ سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, جس دن یہ گرین بس سروس کی لانچ ہوگی, ہم بسز وہاں پر دیکھیں گے تو وہ دن واقعی ایک تاریخی دن ہوگا. چلیں جی, عارف حسن صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو. عارف صاحب السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, فون پہ آ رہی ہے. گریٹ. عارف صاحب پہلے تو معذرت تھوڑی سی تاخیر ہوگی. سر سوال ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں, آج اب جب بات اربنائزیشن کی ہو رہی ہے, بات نقل مکانی کی ہو رہی ہے, بات یہ ہو رہی ہے کہ کیونکہ ولیجز کی سطح پر سہولیات فراہم نہیں کی جاتی, وہ چاہے ہیلتھ کی ہوں, ایجوکیشن کی ہوں یا انفراسٹرکچر کی ہوں, تو لوگ پہ شہروں کا رخ کرتے ہیں کہ وہاں پر یہ فیسلٹیز بھی ہیں اور وہاں پر آپ کے پاس روزگار کے مواقع بھی ہیں. لیکن سر وہ چاہے کراچی ہو, لاہور ہو, ملتان ہو, پشاور ہے, جو بھی اور بڑا شہر ہے, یہ شہر کب تک بوجھ برداشت کریں گے؟ اسپیشلی کہ میں کراچی کی بات کر لوں تو کیا کراچی اب تباہی کے دہانے کے قریب ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کراچی میں اور کتنے لوگ جائیں گے, کتنی دفعہ ہم اس پر بات کر چکے, لیکن سٹل ہم دیکھتے ہیں کہ کام اس طریقے سے نہیں ہو رہا, مینج نہیں کیا جا رہا. دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ تو آپ کی آبادی بڑھنے کا ہے. بالکل. آپ آبادی اپنی آبادی پہ آپ جو ہے روک لگا سکتے ہیں, اس کی جو گروتھ ہے اسے کم کر سکتے ہیں, آدھا مسئلہ تو آپ کا وہیں حل ہو جاتا ہے. اب آپ تقریباً 40 لاکھ لوگ جو ہیں شہروں میں داخل ہوتے ہیں کم از کم, اور کراچی میں یعنی ہر سال, اور کراچی میں تقریباً 5 سے 6 لاکھ لوگ. اب آپ یہ دیکھیے اس حساب سے اگر آپ جو ہے اپنی آبادی کی گروتھ کم کر دیں گے تو یہ آدھے ہو سکتے ہیں, اور ملکوں نے آخرکار کی ہے. رہی دیہاتوں کی بات, دیکھیے یہ ایک نظام ہے پورا کیپٹلسٹ نظام جس کے تحت ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. بالکل. اگر آپ اس نظام کو نہیں بدلیں گے تو آپ کی آبادی وہاں سے چلی آئے گی, کیونکہ آپ کی جو ایگریکلچر ہے وہ تقریباً مکمل طور پہ میکنائز ہو چکی ہے, اور آپ کی لینڈ لیس لیبر کی آبادی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو لوگ تو آئیں گے شہروں میں, اس کو آپ روک نہیں سکتے. اچھا آپ سہولتیں آپ وہاں کیا فراہم کریں گے؟ اگر آپ انڈسٹریلائزیشن کرتے ہیں, کیونکہ سب سے اہم چیز تو ملازمتیں ہیں. بالکل. تو عارف حسن صاحب ایسے بھی جب آپ ملازمتوں کا ذکر کریں, ایگریکلچر کا ذکر کریں, تو شہر اور دیہات دونوں ہی ساتھ ہیں. ملازمتوں کے لیے اکثر لوگ جو ہے صنعتی ایریا کی طرف جاتے ہیں اور شہروں کا رخ کرتے ہیں, لیکن جو ترقیاتی بجٹ ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شہروں سے ہٹا کر دیہاتوں کی طرف ذرا زیادہ بڑھا دیا جائے, یا پھر صوبے بھی اس میں خود سے کوئی کردار ادا کریں؟ دیکھیے آپ نہیں بڑھا سکتے, یہ آپ کی جو اکانومی ہے یہ مارکیٹ اکانومی ہے, جہاں انویسٹمنٹ کی گنجائش ہوگی بڑھنے کی وہیں ہوگی انویسٹمنٹ. اب آپ دیکھیے 18% آپ کی ان امپلائمنٹ ہے کراچی میں. کراچی میں غیر رسمی طور پہ جو لوگ جس غیر رسمی سیکٹر میں کام کرتے ہیں وہ 72% ہے. بیشتر ان میں سے اسٹریٹ اکانومی میں کام کرتے ہیں, جس پہ ابھی ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے. تو یہ چیزیں جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اور ہم خیالی پلاؤ بناتے رہیں گے تو میرے خیال میں مسئلے تو حل نہیں ہوں گے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں انفارمیشن تو ہے نہیں, معلومات تو ہے نہیں. آپ کے سینسس جو ہوا ہے اس سال اس میں کوئی مائیگریشن کی فگرز نہیں ہے کسی قسم کی. تو ہمیں نہیں پتا 1998 سے لے کے 2017 تک ہمارے ملک میں کیا ہوا ہے. تو جو بنیادی چیزیں ہیں پہلے ان کو تو دیکھ لیں. یہ تو بڑی باتیں ہیں, امپلائمنٹ دیہاتوں میں کریں, انفراسٹرکچر لائیں, یہ نہیں ہوگا ٹھیک جب تک یہ بنیادی چیزیں جو ہیں ان کو ہم ٹیکل نہیں کریں گے, اس اکانومی کی جو بیس ہے اس کو تبدیل نہیں کریں گے. ٹھیک, یعنی بنیادی طور پر جو سینسس کی جب ہم بات کرتے ہیں جس پہ ہمیں کئی سیاسی جماعتیں احتجاج کرتی دکھائی دیتی ہیں, اگر ہم کراچی کی بات کریں, پیپلز پارٹی ہو, جماعت اسلامی ہو, وہ احتجاج کرتے آئے ہیں
کہ سینسس جو ہے وہ اعداد و شمار ٹھیک سے میں نہیں بالکل، ہوا ہاں۔ اور اس لیے اب وسائل اس طرح سے الوکیٹ نہیں ہو رہے سر. لیکن ایک بات مجھے بتائیے گا, یہ معاملات اپنی جگہ ان کی بہت امپورٹنس ہے, لیکن اگر کراچی کے پرسپیکٹو سے ہم اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ٹرانزٹ سسٹم ایسا ہو, ٹرین سروس ہو, بس سروس ہو, اور شہر سے باہر لوگ رہ سکیں اور صرف جاب کرنے کے لیے شہر کے اندر آئیں, تو پھر تھوڑا سا بہتر ہو سکتا ہے, یہ ورٹیکل گروتھ کچھ رک سکتی ہے. میرے خیال میں تو دیکھیں, لوگ جب تک کوئی میس ٹرانزٹ سسٹم لوگوں کو باہر سے شہر کے اندر نہیں لائے گا, یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہو اب یہ رہا ہے کہ کیونکہ لوگ شہر کے باہر نہیں رہنا چاہتے, کیونکہ دور بہت ہو گیا ہے, اب پہلے اتنا دور نہیں تھا, اور شہر کے باہر سہولتیں نہیں ہیں. پہلے سہولتیں پاس تھیں کیونکہ شہر چھوٹا تھا, اب دور ہو گیا ہے, تو آپ کی جو کچی آبادیاں ہیں وہ ڈینسیفائی ہونے لگی ہیں, کئی منزل کی ہو گئی ہیں, اور آپ کی جو ڈینسٹیز ہیں وہ 3000 افراد پر ہیکٹر سے زیادہ ہو گئی ہیں, جو کہ بہت سیریس ہے. اور اس سیریسنس کو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ یہ ڈینسٹیز کتنی بڑی ہیں اور ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے. آپ یہ دیکھیے, لیاری کی ڈینسٹی 3000 افراد سے پر ہیکٹر سے زیادہ ہے, اور ڈیفنس سوسائٹی کی 80 افراد پر ہیکٹر سے کم ہے. اب یہ جو مسئلہ ہے زمین کی لوٹ کھسوٹ کا جو ہے, جو یہ فگرز آپ کو بتا رہی ہیں, اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ اس کے لیے آپ کو ایک سیریس اربن لینڈ ریفارم چاہیے, اس کے بغیر آپ نہیں روک سکتے. سر اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کریں, اربن لینڈ ریفارمز کیسے؟ اربن لینڈ ریفارم جی میں بتاتا ہوں. جی پلیز. دیکھیے, اس وقت 68% آپ کی جو غریب آبادی ہے وہ 30% ریزیڈینشل لینڈ پہ رہتی ہے, جبکہ آپ کی کوئی 38% زمین پہ آپ کی 70% سے زیادہ آبادی رہتی ہے. بالکل, یہ امیر آبادی ہے. اچھا, اب یہ بہت بڑا امبیلنس ہے, اس کو آپ کو مینیج کرنا پڑے گا. اس کو مینیج کرنے کی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایک اربن لینڈ سیلنگ ایکٹ لگائیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فرد 500 اسکوائر یارڈ سے زیادہ کی زمین نہیں رکھ سکتا, کوئی ایک فرد, خاندان نہیں, فرد کا ذکر کر رہا ہوں. دوسرا کہ جو خالی زمین ہے اور خالی پراپرٹیز ہیں ان پہ ایک نان یوٹیلائزیشن فی بھاری لگائی جائے, تاکہ وہ سپیکولیشن ختم ہو جس نے ہمارے ساری زمینوں, لینڈ سیکٹر کو اور لینڈ مارکیٹ کو برباد کر دیا ہے. یہ جب تک نہیں ہوگا آپ جو ہیں یہ سپیکولیشن کو نہیں روک سکیں گے, اور سپیکولیشن آپ کی جتنی بھی نیچرل ریسورسز ہیں زمینوں کے حوالے سے وہ کھا جائے گا. تو عارف صاحب ایک مختصر سا ذرا یہ بھی جواب دے دیجئے کہ اس اربنائزیشن کے کیا صرف نقصانات ہی کسی سطح پر کوئی فائدہ ہے بھی اس پرسپیکٹیو میں؟ نہیں, میں سمجھا نہیں آپ کا جس طرح سے لوگ زیادہ تعداد میں نقل مکانی کرتے ہیں اور بڑے شہروں کی طرف آ جاتے ہیں, تو کیا اس کے صرف نقصانات ہیں یا بڑے شہروں کو ان لوگوں کے آنے سے کچھ فائدے بھی ہیں؟ نہیں, بہت فائدے ہیں. آپ دیکھیے اکانومی یہ چلاتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. ان کے بغیر تو نہ فیکٹری چل سکتی ہے, نہ آپ کی اسٹریٹ اکانومی جو تقریباً 44% ہے آپ کی کراچی کی اکانومی کی, نہ وہ چل سکتی ہے. یہ تو ان کے بل بوتے پہ چلتے ہیں شہر. سر پھر ایک بات کی جاتی ہے, لیکن ایک بات پھر کی جاتی ہے, بڑے شہروں میں رہنے والے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں تو باہر سے آنے والوں نے تباہ کر دیا. ہمیں باہر آنے والوں نے تباہ کر دیا, مطلب جیسے کراچی والے کہتے ہیں کہ کسی اور شہر سے آتے گئے, نقل مکانی کرتے گئے اور کراچی تباہ ہو گیا, یہ کہا جاتا ہے. دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 2 جنریشنز میں یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے, 2 سے 3 جنریشنز میں. اور اب صورتحال مختلف ہے. جو پرانے شہری ہیں ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے نئے شہریوں سے. پہلے الٹ تھا, پرانے شہریوں کی تعداد کم تھی, نئے شہریوں کی تعداد زیادہ تھی. اب پرانے شہریوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, نئے شہروں کی فیصد کے حساب سے گھٹتی جا رہی ہے. تو یہ مسئلہ 2-3 جنریشن میں حل ہو جائے گا.
सही। और ऐसा मगर सबसे बड़ा मसला तो मकानों का है, लोग रहेंगे कहाँ? आपके मुल्क में कोई सोशल हाउसिंग प्रोग्राम तो है नहीं, ना जमीन के कंट्रोल का कोई प्रोग्राम है। अच्छा आरिफ साहब, लेकिन अब तो हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह स्टेप्स लिए हैं, जैसे नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट, ऐसे स्कीम्स और दूसरे इलाकों में, हाँ, पसमानदा जो शहर है वहां पर ये आबाद की जा रही है ताकि लोग वहां पर मूव कर सके, वहां पे इसका इम्पैक्ट आएगा सर? वहाँ नहीं रहेंगे, ये बात भी दुरुस्त है। लोगों की ख्वाहिश है कि वहां जमीन ना ली जाए, वो शहरों में लेना चाहते हैं, वहीं पर बसना चाहते हैं। ये वहाँ रहेंगे जहाँ इन्हें मुलाजिमत मिलेंगे। बिल्कुल। तो फिर नए शहर किस तरह से आबाद होंगे आरिफ साहब? इंडस्ट्रीज लगाई जाए। आप पुराने शहर तो आबाद कर लें, लाड़काना, सखर, मीरपुर खास, मिठी, ये गुजरांवाला, कसूर, उन्हें तो आबाद कर लें पहले। यानी वहां पर इंडस्ट्रीज हो, वहां पर रोजगार के मौके, ताकि लोग फिर वहां पर जाएं, वहां पर शिफ्ट करें। और खास तौर से एक बात आप समझ लीजिए, जो पुराना निज़ाम था शहर का वो तब्दील हो चुका है। अब ये अर्बन रीजन बन गए हैं, मसलन शेखुपुरा, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, ये एक अर्बन रीजन है। ये नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर सोर्सेज सब शेयर करता है, ये ड्रेनेज बेसिन शेयर करता है। आप इस पे भी गौर कीजिए। और हमारे यहाँ कोई रीजनल प्लानिंग है नहीं। प्लानिंग का मसला है, बिल्कुल सही है। नहीं, रीजनल प्लानिंग नहीं है। जहाँ ज़मीन मिली हड़प करके उस पर कुछ ना कुछ बना लिया। ये नहीं देखा कि ये दरिया के ऊपर बनी है या फ्लड प्लेन में बनी है, कुछ नहीं। तो इसके लिए आपको रीजनल प्लानिंग चाहिए, सिर्फ शहर की नहीं चाहिए। हट जाइएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आरिफ साहब हमें वक्त देने के लिए। और यकीनी तौर पर हमने देखा कि आप इंतहाई मसरूफ दिखाई दे रहे थे, ऑफिस पे आप मौजूद थे, इसके बावजूद आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। सवालात बहुत से थे, लेकिन आपकी मसरूफियत को देखते हुए हमने चाहा कि हम बात मुख्तसर रखें, लेकिन फिर भी आपको एक बार फिर से हम तंग करेंगे और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड कर दूं कि इस्लामाबाद के सीडी सेक्टर के हवाले से भी अगर हम बात करें तो अब इस्लामाबाद की जो खूबसूरती है उसमें भी किसी हद तक कमी आना शुरू होगी। जो खूबसूरत पहाड़ियाँ देखने के लिए लोग आया करते थे, ज़रा निकल जाया करते थे लोग लॉन्ग रूट्स पर, तो वहाँ पर भी अब जो शहरी आबादी है या जो बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो शेप स्टार्ट होना शुरू हो अच्छा, चुके ये हैं। बहुत पहले से इस पर हम देख रहे हैं कि बातचीत हो रही थी। हमने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस भी देखे, स्पेशली जब टनल की बात हुई कि मागला की जो पहाड़ी इसमें टनल होगी और कनेक्ट किया जाएगा हरीपुर की साइड को, रोका गया। तो इस तरह बहुत से और मामला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ा एक्टिव हमें दिखाई देता है उसका रोल, कि वो रोकते हैं कि ये नहीं होगा, एनवायरनमेंट को आपने सेव रखना है। इससे पहले कि ब्रेक की तरफ बढ़े, कार्टून रेडी है, तो देखते हैं जी बन चुका है सर, बन चुका है कि नहीं? रेडी है जी बिल्कुल बन चुका है, बल्कि मैं तो खड़े खड़े कार्टून ही बन चुका हूँ। तो देखें जी, देहात और शहर का मैंने इसमें तकाबली जायज़ा लिया है कि किस तरह देहातों से शहर की तरफ आते हैं और शहर की सूरत हाल क्या है। वसाइल यानी कि सीसा एक तरफ से बिल्कुल झुक गया है। और अच्छा, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ ज़रिया, कि लाहौर में रावी के किनारे प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा शहर बसाने लगे हैं प्लानिंग के तहत। बाकायदा प्लान्ड होगा और उसमें इंडस्ट्री भी होगी, उसमें इस तरह की भी बिल्डिंग्स होंगी जो कमर्शियल या प्रोफेशनल लोगों के लिए होंगी। अगर उसको प्लान के तहत बनाया गया और खूबसूरत बनाया गया तो मेरे ख्याल में हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। ये वो चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। रावी किनारे शहर बसे, उसके अलावा और बहुत से स्पॉट्स पर बसे, और जो आरिफ साहब ने कहा था जो ऑलरेडी शहर जहाँ पे इस वक्त आबादी कम है वहाँ पर भी हमें ऐसी फैसिलिटीज़ की तरफ बढ़ना होगा। एनीवेज एक ब्रेक की तरफ भी बढ़ना होगा। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक चुलबुला सा इंसान है, वो हमारे साथ मौजूद होगा, बड़ा प्यारा मेहमान है, हमारे साथ होगा। सो स्टे ट्यून्ड, सुबह पाकिस्तान। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान।
उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। हाँ वेलकम बैक। आपको याद है जब हमने इस प्रोग्राम का प्रोमो शूट किया था, एक लाइन थी उसमें कि माजी की यादों को ताज़ा करेंगे, माजी की यादों को ताज़ा करेंगे। हाँ। तो क्यों ना आज ताज़ा हम की जाए? माजी की यादों को ही ताज़ा करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। हमने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था चुलबुल से मेहमान और है। उनका सवाल था ब्रेक पर, चुलबुला किसको कहा है? बताऊंगा और किसको पीछे मैंने से कहा है। प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे वो अभी से ब्लश करना शुरू हो गए। खैर उन पर जाने से पहले वो हैं कौन, वो कहाँ से मशहूर हुए, वो किरदार क्या था, जरा पहले आप वो देखिए फिर उनका तारुफ करवाते हैं। लेफ्टिनेंट गुलशेर, देखिए मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताया ये 2225 नहीं, दिस इज 2221। क्या मुसीबत है, बार बार गलत मिल रहा है। अगर आपने मेरे से बात करनी है ना तो बार बार रॉन्ग नंबर का बहाना क्यों कर रही हैं? मुझे कोई शौक नहीं आपसे बात करने का। देखिए आप भूल रही हैं, आप इस टाइम एक आर्मी ऑफिसर से बात कर रही हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट गुलशेर से। नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं भूल रही कि मैं सेकंड लेफ्टिनेंट गुलशेर से बात कर रही हूँ। बात सुने, आप फौज वालों को सेकंड से आगे गिनती नहीं आती। क्या मतलब? मतलब ये कि कमीशन ऑफिसर आखिर सेकंड लेफ्टिनेंट से ही क्यों शुरू हो, थर्ड या फोर्थ लेफ्टिनेंट से क्यों नहीं? बल्कि काबिलियत के लिहाज से तो कई सेकंड लेफ्टिनेंट्स को 22nd लेफ्टिनेंट होना चाहिए। मैं बात करूंगी अब्बा से। अब्बा से? जी हाँ, अब्बा से। तो जनाब अल्फा ब्रावो ब्रावो चार्ली, चार्ली। हम सबका फेवरेट ड्रामा और उसमें हम सबके फेवरेट कैरेक्टर गुलशेर आज हमारे साथ मौजूद हैं। और बड़े मजे की बात है, आज हमने कहा अकेले वकेले कोई नहीं, अक्सर हम फैमिली की बात करते हैं, तो आज उनका बेटा भी साथ हमारे मौजूद साथ है। छोटा बेटा आज उनके साथ आया है, कैप्टन गुलशेर खान, और साथ ही साथ हमारे साथ मोहम्मद बिन कासिम मौजूद हैं। कासिम, सबसे पहले तो आप आखिर बाद में आते हैं। कासिम आप कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अब उन्हें भगाया सुबह सुबह पेशावर से पहुंचो इस्लामाबाद। नहीं, मैं पहले से ही तैयार था। प्लान था इस्लामाबाद जी आने जी का। जबरदस्त। ये प्लान नहीं था कि यहाँ बैठेगा। हाँ, ये तो हमने तो प्लान है, का ये तो हिस्सा हमने बनाने, तो प्लान- सरप्राइज लेकिन हो मजे की गया। बात ये है कि माशाल्लाह इतना कॉन्फिडेंट है कासिम। हमने बोला आ जाओ आ जाओ, कासिम ने ना इधर देखा ना उधर, अच्छा ओके फाइन, आया माइक लगवाया बैठ गया। मतलब वरना बच्चे होते थोड़े शाय होते हैं, नहीं आप कर लें, आप कर लें, नहीं होगा नहीं नेक्स्ट नहीं, टाइम। आखिर कासिम साहब का बेटा है मोहम्मद बिन कासिम, कॉन्फिडेंट तो है। थोड़ा सा सर वो प्रोड्यूसर साहब भी ये ख्वाहिश रखते थे कि ये जो क्लिप हम देख रहे थे, वो जो आप शर्मा रहे थे, अक्सर हमने आपसे इंटरव्यू में सवाल किया, आज ज़रा फिर पीटीवी के नाजरीन के लिए हो जाए, अभी तक ऐसा होता है किसी रॉन्ग कॉल पे शर्माते हैं या नहीं? जी आप तो कॉन्फिडेंट, आप तो फौरन। नहीं शर्माता हूँ। वाकई बाबा शर्माते हैं? नहीं नहीं बेटे ने पोल खोल दिया, उसने कहा कोई नहीं शर्माता। आपने फॉरवर्ड ब्लॉग बना लिया ना, मैं क्या करूं? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम उनसे पूछते हैं ना जब फैमिली से मुतालिक, तो क्योंकि फैमिली साथ नहीं होती तो हमें उसका काउंटर नहीं मिलता। आज तो मैं हर बात का काउंटर मिलेगा। और ये देखें कि पता नहीं भाभी देख रही होंगी या नहीं देख रही होंगी। वैसे वो देखती हैं अक्सर जब भी आपको कोई ना कोई मॉर्निंग वो इस टाइम स्कूल में पढ़ा रही होती है। अरे मतलब फिर ये खुसूसी तौर पे ये क्लिप कटवा करना हमें उनके पास भिजवाना लेकिन पड़ेगा। आज जो सवाल होंगे, जैसे कि एक सवाल ये कि कासिम साहब मुझे ये बताएं कि वाइफ का नंबर मोबाइल पे किस नाम से सेव है? क्यों बताऊं? नहीं, आपको बताना होगा, हमें तो मालूम है, नाजरीन को हम बताना चाहते हैं। आज आपको मालूम होगा कि मामा का नंबर किस नाम से सेव किया हुआ है? वाइफ के नाम से। नहीं 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 कासिम भाई अभी अभी शुरू में तो होता है, तो जब शादी होती है, लवली डॉल, माय डॉल, डॉल, अब पैनाडॉल है।
कासिम भाई के पैनाडोल के नाम से सेव किया है। पैनाडोल और ये देखें भाभी ने फिर भी कुछ नहीं कहती हैं, वो कहती हैं चलो उन्हें कोई बेचारी को बात पता ही नहीं हुआ कि ये पैनाडोल उसको नहीं, वो आगे से कुछ भाभी अर्से- के देंगी नहीं, पैनाडोल तो मुझे खानी कुछ पड़ती है। अर्से पहले प्रमोशन भी हुई है उसकी, पैनाडोल सीएफ कर दिया मैंने। ओह माय गॉड। देखा ये मामलात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब बताएं कि अक्सर मैं इनसे पूछता हूँ कि कभी भाभी भी साथ हो, फैमिली साथ हो, कोई लड़की कोई खातून आ जाए तस्वीर के लिए तो क्या भाभी माइंड करती हैं? तो इनका जवाब तो क्या होता है वो बाद में सुनाएंगे। आप बताएं होता क्या है? नहीं अभी तो हम आदत है, आदत है, हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। उस दिन भी हम लोग एक डिनर पर थे, मैं कासिम भाई और कुछ और कोर्समेट्स थे, तो वहाँ पर मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझे 2 दिन से तंग किया हुआ था, नीना तुमने मुझे उनसे मिलवाना है। फिर मैंने इन्हें कॉल किया, मैंने कहा कासिम भाई ऐसे ऐसे है और आपके साथ ना सेल्फी, तो आगे से तब भी इनका फ्लर्टी आंसर था, प्यारी है। मैंने कहा मेरी दोस्त बहुत प्यारी है कासिम भाई। ये तो बेटे घर ना बताना, ठीक है ये बात है। हाँ ये बातें यहीं तक थी। और अगर इस वक्त हमें जो सुन रहे हैं और स्पेशली अगर पीटीवी के इस इस्लामत सेंटर में कोई खातून का नाम शहनाज है तो परेशान आपने नहीं होना। अगर आवाज़ कहीं से आपको है शहनाज तो वो सिर्फ इस सेट तक महदूद होगा, उनको आवाज़ नहीं दी जा रही। हमने कहा जरा साथ साथ बता दें। 2 साल पहले जब आपका एक इंटरव्यू में मैंने आपका एक इंटरव्यू किया, उस पर आपने मुझे कहा था कि एक रीमेक की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नए ड्रामे की तरफ बढ़ रहे हैं और एक नए प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। कहाँ तक पहुंचा वो मामला? आई थिंक मैंने जरिए आपको बताया हुआ है, शायद हम उसकी तरफ बढ़ के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं। ओके। और होपफुली इसको शायद काम भी शुरू हो जाए। एक आध मीटिंग रहती है उस सिलसिले में। अच्छा। तो आई एम टोल्ड नॉट टू डिस्क्लोज इट। बस ये बता दें कि उन कैरेक्टर्स में से कौन सा कैरेक्टर उस सबको लेके आऊंगा, सबको लेके आऊंगा, कोई छोड़ूंगा नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, सबको हयात खुश फराज भी होगा, अब्दुल्ला भी होगा, शहनाज भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सबको करेंगे। और वादा करें कि आप सेट पर लेकर आएंगे। वो अब्दुल्ला बेशरम पाकिस्तान आए हुए इस प्रोग्राम के तवस्सुत से बता रहा हूँ, वो मेरे से रब्ता करे, क्यों नहीं किया उसने? इनसे रब्ता करें, आप हमसे रब्ता करें, दोबारा इस नशिस्त को हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, बल्कि पूरी टीम को इकट्ठा करते हैं। शहनाज को भी हम वाया जूम या स्काइप कनेक्ट कर लेंगे। ये तो जबरदस्त बात होगी। अच्छा, वो प्रोजेक्ट पे अब तो आपने कह दे काम शुरू होने वाला है। शूट पाकिस्तान में होगी? हाँ, सारी पाकिस्तान में होगी। इसी तर्ज का ड्रामा होगा? हाँ, इसी तर्ज का ड्रामा होगा? नहीं, एक नई चीज़ है, एक नई चीज़। थोड़ा सा बताएं ना सर क्या होगा? पाकिस्तान को बताऊंगा मैं, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान का इसके बारे में बताना, जो आने वाले दिनों में हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, क्या करने वाले हैं एज अ नेशन, एज अ मुल्क, हमें क्या चीज़ें नजर आएंगी, मैं वो बताऊंगा। तो क्या पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ही हम आपको देखेंगे या फिर कहीं और से? होपफुली आप ही के प्लेटफॉर्म से आएगा इंशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा बस फिर समझ आ गया। मैं ब्रेक बताएं प्लीज प्लीज प्लीज। कमेंट्स होता है तो मैं ब्रेक आपके प्रोग्राम से करूंगा, ये न्यूज़ को आपकी यहाँ आके ब्रेक करूंगा। परफेक्ट। किसी और शो में नहीं, किसी और जगह पर नहीं, इसी शो पे। क्या बात, देखा ये दोस्ती ऐसी होती है ना, निभाई है। और फैसल जावेद इकट्ठे आके यहाँ बताएंगे। फैसल जावेद भी उसमें? बस छोड़ दे इसको, फैसल जावेद है आगे चले, आगे चले। एक्टिंग कर रहे हैं? हाँ, हम दोनों इसके ऊपर काम, नहीं बड़े लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। अब काफी पॉलिटिशियंस भी, काफी पॉलिटिशियंस को मैंने सारे ऑन बोर्ड ले लिया सब। वो उस प्रोजेक्ट में नजर आएंगे। जरताज वजीर भी आएंगी, ओके, उनको तो मैंने सबसे पहले कहा। और कौन कौन से वज़रा उसमें होंगे? बाकी नाम नहीं बताऊंगा प्लीज। दो नाम और फैसल जावेद आपने बता दिया, जरताज गुल सर बता दिया, और दो मेरे काफी सारे दोस्तों का, आप दोनों को पता है, काफी दोस्तों का, उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। हमें तो पता है, आप जरा 2 नाम और, उनमें से मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। स्टार्स भी आपको नजर आएंगे, आपको जो है इंशाल्लाह ताला। कासिम आएगा, बेटे को भी लाएंगे, मोहम्मद बिन कासिम भी होगा इंशाल्लाह। लेट्स सी, मैं क्योंकि मैं इस पे ना थोड़ी सी गुंजाइश हमारे लिए भी निकाल लें, हम भी दोस्त हैं आपके। नहीं, इसको नेपोटिज्म तो नहीं अभी बनाना, इतना तो नहीं शुरू हुआ, आहिस्ता होगा। आहिस्ता होगा। वैसे आप खुद क्या कर रहे हैं? मैं सेकंड ईयर मेरा भी हुआ है अभी। मैं अब्बू की लेगेसी कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जबरदस्त, माशाल्लाह। और ये बताइए, जो अब्बू कभी कराची, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, घर में कम टाइम, हाँ, ये इस पर लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता? पीछे इनकी लूट होती है। लूट होती है या कुछ मसला भी हो जाता है कभी कभी? बाबा को बुलाते हैं कि बाबा आए इस मसले को हल करें। मैं बाहर खड़ा था, घर के बाहर है, तो दरख्तों के पीछे इनको नजर नहीं आता। मैं थोड़ा टाइम लेफ्ट ना, तो बाहर निकल गया, बाबा निकल गया, मैं नहीं निकला, मैं इधर ही हूँ। पार्टी के लिए तैयार थे लोग, मैं इधर ही हूँ। बाबा के जाते ही क्या ऐसा कोई प्लान होता है एग्जीक्यूट करना होता है? नहीं, कुछ खास नहीं इस तरह, बस घर पे हम आपस में। मतलब कासिम भाई इतने फ्रेंडली हैं कि आप लोग इकट्ठे मिलकर ही वो अय्याशी कर लेते हैं। हम बाहर जाते हैं, उनको पता चल जाता है। अच्छा, ये देखें, छोटा बेटा माशाल्लाह इतना बड़ा, तो कभी ऐसा होता है कि सारे बच्चे हों साथ, तो कोई कह दे कि हैं बच्चे हैं कि भाई हैं छोटे? नहीं, वो मेंटेन्ड है ना माशाल्लाह अभी तक। मैं छोटा भाई हूँ इनका। छोटे भाई हैं।
वेरी नाइस वेरी नाइस। माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा ये तो सर हमने ज़रा कर ली एल हल्ले साहब गुल्ले की रावत बातें। चार्ली से मुतालिक बात। अब थोड़ा सा हम मौजू से अब आगे बढ़ते हैं जो कि कल भी हमारा एक अहम मौजू था, Exactly, चूंकि ज़ाहिर है exactly. पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त कहाँ पर है, अफगानिस्तान की सिचुएशन पर है। तो ज़रा कासिम भाई से तज्जिया लेते हैं इस मामले पर। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की जब हम बात पाकिस्तान की करते हैं कासिम भाई, तो इस वक्त जबकि हम देख रहे हैं कि वहाँ पर अशरफ गनी साहब का चले जाना, तालिबान का वहाँ पर मेजर कंट्रोल हो जाना, और उसके बाद हम देखते हैं इंडिया जिस तरह से भाग गया और इंडिया की चीखें निकली हुई हैं। Exactly. ज़रा इसको डिफाइन करें कि आप कैसे देख रहे हैं सब मामले को और पाकिस्तान के लिए इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं? अच्छा पहले तो अफगानिस्तान पे जाते हैं ना सर। हम बात करते हैं सबसे पहले ना, हम जब पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं किसी एरिया की जियो पॉलिटिक्स पे, तो पहले ज्योग्राफी पे बात करते हैं। अफगानिस्तान क्या चीज़ है, ज्योग्राफी देखें इसकी। इसके बॉर्डर्स हैं मुख्तलिफ मुल्कों से। आप नॉर्थ से स्टार्ट लें, जैसे कनेक्टेड विद चाइना, फिर पाकिस्तान लॉन्गेस्ट बॉर्डर वी शेयर विद एनी बॉडी इज़ अफगानिस्तान, जो उसके साथ अफगानिस्तान जितना शेयर करता है 2670 किलोमीटर 2670 किलोमीटर है जो कि पाकिस्तान के साथ है। फिर उसके बाद ईरान के साथ उसका बॉर्डर है जो कि आई थिंक 920 किलोमीटर है। सही। फिर 804 किलोमीटर इसका है जो कि विद तुर्कमानिस्तान है। अच्छा। फिर 1357 किलोमीटर इसका बॉर्डर लगता है ताजिकिस्तान के साथ। हमारे पास जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो ताजिकिस्तान के साथ है। बीच में उज़्बेकिस्तान भी है जो कि आई थिंक अराउंड 100 किलोमीटर 144 किलोमीटर है वो। फिर चाइना के साथ सबसे छोटा है जो कि 102 किलोमीटर के लगभग बनता है उसके साथ, चाइना के साथ। अब ये वो एरियाज़ हैं जिसको अफगानिस्तान को आता है लैंड लॉक थे, वी हैव नो सी विद अफगानिस्तान। तो सी वो पाकिस्तान पे डिपेंडेंसी उनकी ज़्यादातर नहीं, उसके जो सारे जो उनको हमारा ट्रांजिट ट्रेड है वो हम पे डिपेंडेंट है उस पर। अब इसके जो डायनामिक्स है ना, जो बॉर्डर एरिया अफगानिस्तान को ना इंसर्कल किया है एक रिंग रोड ने, पूरे जो कि बॉर्डर एरिया के साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं सारे का सारा, और लेटरल्स हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ उनके ट्रेड रूट्स पे वो रिंग रोड के साथ जो ना वो चीज़ें सारी कनेक्टेड हैं। तो तालिबान ने सबसे पहले ये किया स्ट्रेटेजिकली, उन्होंने पहले रिंग रोड पे कंट्रोल किया सारे का सारा, और उसके बाद ना उनकी इंपॉर्टेंस थी टूवर्ड्स ईरान तो उन्होंने ईरान की तरफ जाए। तो जिस तरह पाकिस्तान के एरिया है, अगर वहाँ से स्टार्ट हुआ तो बदख्शान है जो कि हमारे चतराल एरिया के सारे बदख्शान से नीचे आए, वी हैव नूरिस्तान, देन वी हैव कुनड़, देन नीचे आते जाएँ उसके ऊपर तो हमारे पास काबल है, और काबल से यानी टच कर है जलालाबाद, राइट फ्रॉम तुरखम, जलालाबाद से फिर काबल है, काबल से नीचे आए वी हैव खोस्त, और नीचे आते जाएँ तो देन हमारे पास जो है ना जो कि बलूचिस्तान के साथ जो एरिया कनेक्ट कर रहे हैं उस पर गर्देश के बाद हमारे पास वो है कंधार है, फिर उसके बाद यानी हिलमंद, कंधार, फिर निमरोज़, फिर ईरान की तरफ चला जाता है। ऊपर जाते जाएं फिर हमारे पास हेरात आ रहता है। हेरात बेसिकली एक हेरूत दरिया है, हेरूत एरिया, ये नाम फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होंगे। तो हेरूत से हेरात निकला हुआ है। अच्छा, अफगानिस्तान के सूबे ऐसे हैं कि सूबे के दारुल खिलाफा का नाम सूबे के नाम पे है। ये अफगानिस्तान में ये है, तो उन्होंने इस तरीके से आसान किया हुआ है कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, याद करने में मसला ना हो। और उधर से तो ये पहले हेरात वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राउंड, निमरोज़ था, और ये इनके जो कि ईरान के साथ थे, इनको कंट्रोल करते गए। हिलमंद तो हमारी साइड पे था, मगर दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो कि उन्होंने पहले कैप्चर किया है। और करते करते ऊपर से फिर जो हमारे पास उनका उज़्बेकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान के साथ कंदूस है उनका, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कंदूस एरिया जो है ये है जो कि उज़्बेक्स इस एरिया में ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, जिसके बॉर्डर के साथ है उस एरिया के वहीं लोग रहते हैं। तो उज़्बेक, फिर उसके बाद ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान में इंडिया का इन्फ्लुएंस काफ़ी सारा है। अच्छा, मैं इसको रिलेट करूंगा ना कि बेसिकली गेम क्या थी, इससे हमारा दुश्मन क्या गेन करना चाह रहा था, ये चाह रहे थे। आपको आज से 2 साल पहले इंडिया ने जो है ना एक मिस एडवेंचर किया, और उसने आर्टिकल 365A एग्जैक्टली उसको एब्रोगेट किया। मैं नाम मिक्स करूँ, आर्टिकल 370 गलत हो सकते हैं, तस्दीक कर देंगे प्रोड्यूसर साहब, पता है सबको मैं किसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एब्रोगेट करना क्या चाह रहा था, उन्होंने इसके जवाब में आके तो एक कैंटोनमेंट रेस करना चाहा, जो कि अभी तक तो उनके पास ले है ना, जो सियाचिन से नीचे जिसको अपने जो अरेशद वानिया सियाचिन में करते हैं, तो ले इज एन एरिया जिसको 2 तरफ से कनेक्ट करते हैं। एक तरफ जो है ना वो जो पेंगुइन लेक है उसके पास से रोड गुजरी हुई है जो उसको फीड कर रही है। एक साइड से दराज कारगिल सेक्टर से जाता है, दराज कारगिल श्रीनगर, दराज कारगिल वहाँ से होता हुआ ये सेक्टर में ले तक इन्होंने ले को बेसिकली इनका हब है LEH जो ले से ऊपर उन्होंने एक नया कंटोनमेंट रेस किया, दौलत बेग ओडी। दौलत बेग ओडी पे उनका प्लान क्या था कि उन्होंने यहाँ पे अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, एक ब्रिगेड प्लस फोर्स बनानी है, यहाँ से उन्हें डिस्टर्ब करना था
किस को सीपेक को, क्योंकि एरियल डिस्टेंस अराउंड 9-10 किलोमीटर्स बनता है, जो कि सीधा कुंजराब पास है। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने वहाँ से, अच्छा दूसरी तरफ से ताजिकिस्तान में उनके ट्रूप्स थे जी। जो बदख्शां है वो एक पतली सी स्ट्रिप है, 271 किलोमीटर है उसका, और बाद जगह पे जस्ट 11 किलोमीटर नूरिस्तान के टॉप पे आते हैं। उन्होंने, हालांकि बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, साल के 6 महीने में बर्फ रहती है, ओके, उधर से उनका वो ये वहाँ से उसको वो ट्राई कर रहे थे कि लेफ्ट से भी आए। अच्छा, अगर उनके अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त उनको कोई मसला नहीं था वहाँ पे, वो सीधे वहाँ से आते अगर वो स्ट्रेंथन हो जाती, और यहाँ से ये कहे तो हमारे सीपेक के लिए बड़ा खतरा हो सकता था। उन्होंने, जो तालिबान ने सबसे पहले ये किया कि चाइना की तरफ जो बदख्शां है उसको पहले सिक्योर किया बगैर जंग के, ठीक है, वो सिक्योर कर दिया, ये ख्वाब तो उधर टूट गया, इधर से चाइना ने आके पेंगुइन लेक पे वो बैठ गया, दौलत बेग उड़ी गया उनका। बेसिकली वो जो प्लान था ना, तो अभी फेल हो गया, हाँ वो प्लान उनका अल्हम्दुलिल्लाह फेल हो गया, जो उधर से आते हुए। अब जहाँ से मर्जी कोशिश करें, उधर से कोशिश अब ये कर सकते हैं, जो कि हम अगर राइट साइड पे देखें बांग्लादेश प्लस जो उनकी 6-7 स्टेट है, नागालैंड, मिजोरैंड वगैरह, ये जो है ना मिजोरम, ये वो स्टेट्स हैं, यहाँ से ना यहाँ से उनकी आर्मी बैठी हुई है, जो कि बेसिकली उनका स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, वो आ नहीं सकती। उधर चाइना जो है ना उनको चिकन लेग पे पहुंच गया, चिकन नेक पे, वहाँ से वो नहीं, तो लिहाजा वो प्लान तो किया इनका। अब तालिबान ने यहाँ पे जो गेन्स किया, पहले उन्होंने चाइना का बॉर्डर सिक्योर किया है, दुनिया ने इसको करने दिया है। क्यों? इनका ख्याल था कि तालिबान जो है ना ये हैं सारे रॉ फॉर्म में है, इनको इकट्ठे करने में बड़ा टाइम लगेगा। 75,000 वो कहते हैं, मेरे ख्याल में अराउंड 50,000 है, बाकी पोटेंशियल वॉरियर्स हैं इनके, तो किसी के सारे का सारा जंग ज़दा पे 40 साल से जंग हो रही है वहाँ पे। तो इतने एरिया में ना अगर आप देखिए अफगानिस्तान को, तो हर बंदा बंदूक चला सकता है, तो ये आ सकता है। मगर एक चीज़ जो अब इसके साथ डेवलपमेंट में जो हम देखते हैं, उन्होंने अपने एरिया को सिक्योर किया, बगैर जंग किए सबको साथ में ला लिया, कर लिया। मगर हमें एक चीज़ समझनी होगी कि अभी हम सारे के सारे जो एकदम कि हमने जंग जीत ली हो ना, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है, लॉट मेनी चैलेंजेस, दे हैव लॉट मेनी। अभी क्या है कि वो जो जितने भी पावर सेंटर्स थे, 3 लाख प्लस आर्मी थी उसकी, वो मेल्ट हो गई है, गायब नहीं हुई, वैनिश नहीं हुई, मेल्ट हो गई है। अफगानिस्तान में मौजूद है, लेकिन लीडरशिप अफगानिस्तान से भाग गई है। ये जो है अब्दुल्ला इस ताजक, ठीक है, ही इज़ देयर, और जो हमारा इस पश्तो स्पीकिंग जो करजई है, और कंधार से इसके साथ इसके लिंक्स थे। लेटर ऑन ही स्टडीड इन कंधार एज वेल, और आगे जो ही केम टू काबुल अपने कॉलेज के लिए। तो लाइक ही इज़ लिंक्स विद जो पाकिस्तान के लिए यानी ये चेहरा हमारे लिए भी एक्सेप्टेबल है, दुनिया के लिए भी एक्सेप्टेबल है। ही वॉज द प्रेसिडेंट एज वेल। ये दोनों का वहाँ मौजूद होना तो ठीक है, मगर जो भाग चुके हैं, अशरफ गनी भाग गया अलॉन्ग विद अमरुल्लाह सालेह, हमदुल्ला सालेह, ये भाग गए, ये ताजिकिस्तान भाग गए हैं, होपफुली ये लोग उधर ही हैं, और वहाँ से ये ट्रबल क्रिएट करने की पूरी तरह पोजीशन में होंगे, दुनिया को ओपिनियन देख रहे हैं। इसके साथ अगर हम देखें दूसरी तरफ जो है ना, कंदूज प्लस दोस्तम चला गया है। दोस्तम उज़्बक है पहले, ही वॉज इन टर्की, और टर्की से अब यहाँ पहुँच गए, भाग तो गया है वहाँ पे, मगर इसके जो उज़्बक्स हैं वो किसी वक्त भी इसकी कॉल के ऊपर कुछ पोर्शन उसका साथ ट्रबल करने के लिए इस मैदान में आ सकता है। तो 70,000 ट्रूप्स के साथ वो भी अभी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ऑल्दो की जंग लड़ी है उन्होंने, बट इवन देन आप एक्सपेक्ट करें कि पूरे अफगानिस्तान को एकदम होल्ड में ले लेना, ये इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अभी वो वर्ल्ड ओपिनियन देख रहे हैं। सबकी गुफ्तगू से समझ पाई हूँ, उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो ये कि होल्ड में ले लेना, डेफिनेटली ये शिकस्त है उन फौजियों की जो कि इतने सालों से 16-17 सालों से अफगानिस्तान में मौजूद थे, लेकिन साथ ही साथ हमें बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं होगा। कल भी कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है, जिसमें कहा जाता है कि फौरी तौर पर स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर देखना पड़ेगा कि हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, आया कि हमें कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा है, हाँ या ना। उन्होंने अभी बताया कि अभी हम कर रहे हैं, बेस्ट चीज हमारी एम्बेसी वहाँ पूरी इंटैक्ट है। दिस इज द बेस्ट थिंग वी हैव डन। कोई हमने वहाँ से अपने बंदे नहीं लिए, ना रशिया ने, ना हमने, ना चाइना ने। दुनिया के लिए बहुत बड़ा मैसेज है ये, और यही इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का दामन साफ है, पाकिस्तान का सफारती अमला अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद है, और हम ताल्लुकात बनाएंगे, हमारा नेबर है। ब्लडशेड नहीं हो रहा। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि लीडरशिप को ऐसा नहीं करना चाहिए कि कुछ लोगों को साथ मिला के, ऐसा नहीं करना चाहिए कि खुदा न खास्ता फिर गैर मुल्कियों के जहाज़ के आपके साथ भाग रहे हों, कोई नीचे आ रहे हो, को गिर रहे हो ना। लीडरशिप को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने अवाम का ख्याल रखें, उनको ऐसा समझाएं, रियलिटी में रख के उनको सामने समझाएं, उनको ऐसी दुश्मनी पे ना उतारे ना कि कल को जो है ना वो बकेट वो मारे खौफ के, हालांकि अमन मिल चुका है, उन्हें कह दिया कि हम कुछ नहीं कहेंगे, मगर चूंकि दोस्ती उनके साथ थी तो वो जो गैर मुल्की है वो भाग जाता है,
غیر ملکی ہوتے ہیں، وہ آپ کے ملک سے وہ اپنے کتے ساتھ لے اور گیا، بھاگنے کے تو مناظر وہ اپنے جانور ساتھ لے گیا ہے۔ ادھر کے لوگ جو لائلٹی تھی بیسیکلی تو 14,500 کے لگ بھگ لوگ ہیں جنہوں نے الٹیمیٹلی امریکہ پلان کرا تھا ان کو وہاں لے جانے چلیں کے۔ وقت مختصر ہے قاسم صاحب، ہم گفتگو کو یہیں پر ختم کریں گے، لیکن اس پوائنٹ کے ساتھ کہ کیپٹن گلشیر خان ہو یا پھر کرنل قاسم شاہ ہو، ہمارا کوئی بھی ہیرو جو ہے وہ کسی بھی میدان میں کسی بھی چیز سے کم نہیں ہے۔ ہم انڈین ہیروز کو دیکھتے ہیں جو کہ فلمائی انداز میں کسی اور طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی فوج جو ہے وہ کسی اور طریقے سے ہوتی ہے۔ یہ ہمارے مطلب عسکری ادارے سے بھی ایک بہت بڑے پیارے سے ہیرو ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں نا جو ایک ڈراما عکس بند کیا گیا وہاں پر بھی، تو مطلب ہمارے ہیروز جو ہیں ہارڈ سائیڈ بھی اور سافٹ سائیڈ بھی ہے، تو یہ کیوٹ آپ کی سائیڈ بھی ہے۔ اسپیشلٹی ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔ اور ایک معذرت کہ ہم نے آپ سے آخر میں بہت ہی ڈرائی ڈسکشن کی، کرنا نہیں چاہتے لیکن ظاہر ہے لیکن کمال مہارت کے ساتھ آپ اس پہ کا بھی جوابات بہت دیے ہیں شکریہ، آپ نے بھی آج وقت دیا، ورنہ میرا خیال ہے کسی اور شو میں آپ بیٹے کے ساتھ نہیں گئے۔ دس از the first show, right? تھینک یو ویری مچ جی، آپ کا بہت شکریہ، بھابھی کو بھی سلام ہے ہمارا۔ ناظرین وقت ہو گیا ختم، آپ سے ملاقات کریں گے کل اسی سیٹ سے نئے مہمان اور نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ کیا بات ہے۔